हेलो एवरीवन गाइस। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जैक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं 17 से लेकर 20 तक के, मतलब 17 का होगा, कोई 18 का होगा, कोई 19 का होगा, कोई 20 का होगा। वो सारे के सारे कैसे सवाल आए थे वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आपको ये समझकर चलना है कि वो जो क्वेश्चंस हैं इसी तरीके के आए थे, मतलब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज देयर, और उसी तरीके के सवाल मतलब आपको मैं एग्जैक्ट सिखाने वाला हूं। ये मेंस में काम आएंगे, तो गलती मत करना इनको छोड़ने की। ठीक है, तो इस सेशन को पूरा देखना ताकि आपको पता लग पाए किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, क्या डाटा आया था, किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरी डिटेल्स हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो, एक बैग ए उसमें रेड बॉल्स 5 हैं, ग्रीन बॉल जो है ग्रीन बॉल एक्स है, येलो बॉल 7 है और एक ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो जब यहां से एक ग्रीन बॉल आप निकालोगे तो ऊपर सारी ग्रीन बॉल्स रख दोगे और नीचे सबका टोटल रख दोगे। जब आप यहां से एक ग्रीन बॉल निकालोगे तो ऊपर सारी ग्रीन आ जाएंगी, नीचे सबका टोटल, और ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी एक की 2/5 आपको ऑलरेडी दे रखी है। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हो तो ग्रीन बॉल्स कितनी, 8 आ गई। अब चलिए बैग बी में। तो बैग बी में रेड बॉल है x-3, यानी 8-3 5 आ गया। ग्रीन बॉल्स हैं 8-4 यानी 4 आ गया और येलो बॉल्स 6 हैं। अब कहता दो गेंदें निकाली गई बैग बी से, तो बैग बी में गेंदें कितनी है, 5-4-9 और 6-15। दो निकाली गई तो 15 C2 आ गया, क्योंकि कॉम्बिनेशन लगता है जब आपको बॉल सेलेक्ट करनी है। और प्रोबेबिलिटी बताइए दोनों लाल रंग की हों। लाल रंग की गेंदें 5, दोनों की दोनों लाल होनी चाहिए, तो ऊपर 5C2 और नीचे 15C2। 5C2 का मतलब 5 × 4, नीचे 2 × 1। 15C2 का मतलब 15 × 14, नीचे 2 × 1। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई बेटा 2/21। सो द एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर जो है इस सवाल का वो 2/21 यानी 2/21 आपके सामने आ गया। आई होप आपको पहला सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ जरूर आया हो सर। अगला, देयर आर 8 ब्लैक बॉल्स, 12 येलो बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। सुनो, 8 ब्लैक हैं और 12 येलो और ग्रीन बॉल्स हैं। 12 येलो एंड ग्रीन बॉल्स, मतलब ब्लैक बॉल्स कितनी है बेटा, 8 हैं। ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, 8 हैं। येलो अगर मैंने x ले ली तो ग्रीन बॉल्स कितनी हुई, 12-x, क्योंकि टोटल 12 हैं, येलो प्लस ग्रीन, तो ग्रीन हो गई 12-x।
कहता अगर प्रोबेबिलिटी एक ग्रीन बॉल की बैग से 0.35 है एक ग्रीन की, तो जब एक ग्रीन निकालोगे तो ऊपर ग्रीन बॉल्स आ जाएंगी, नीचे टोटल बॉल्स आ जाएंगी। जब इनको जोड़ोगे ये कैंसल, नीचे टोटल बॉल्स ये आ गई, तीनों का टोटल। और प्रोबेबिलिटी है 0.35 यानी 35/100, तो 20 से गया 5, 5 से गया 7, तो x का वैल्यू 5 आ गया, तो आपकी येलो बॉल 5 आ गई और ग्रीन बॉल 7। तो प्रोबेबिलिटी बताओ दो येलो बॉल चूज करने की बैग से इफ द बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड। कहने का मतलब बॉल 1/1 निकाली गई है तभी रिप्लेसमेंट और ना रिप्लेसमेंट की बात होती है। और ये माफी चाहूंगा भाई, इसके लिए ये गलती से लिखा रह गया, सवाल सारे पीओ के हैं, ठीक है सर, मेंस के प्रीवियस ईयर के। सो बच्चों भाई टोटल गेंदे कितनी है बेटा, 20 है, ठीक है, टोटल गेंदे 20 है, तो बच्चे ये आ गया आपका 20, क्या आ गया 20। और आपको कौन सी बॉल चाहिए, येलो, 1/1, तो पहली गेंद 20 में से एक निकलेगी, अगली गेंद 19 में से एक, क्योंकि बॉल रिप्लेस नहीं करनी। बॉल रिप्लेस करने और ना करने का जिक्र तभी होता है बच्चों जब आप लोगों ने बॉल को 1/1 निकालना हो। इकट्ठा निकाल दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो रिप्लेसमेंट का कोई जिक्र होता ही नहीं, तो 1/1 निकाली होगी। तो 20 में से एक पहली, फिर रिप्लेस नहीं किया तो अगली 19 में से, और दोनों येलो चाहिए। येलो कितनी है 5, तो पहली 5 में से एक और अगली क्या 4 में से एक, तो 5 और 4 20, 20 कैंसल, और आपकी दोनों येलो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/19 आ गई। इजिली आप सवाल को पिक कर सकते हो, तो इजिली सवाल क्लियर। अब जैसा कि आप इस सवाल को इजिली समझ सकते हो, बट एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, वो भी समझ लेना, ठीक है, इसको एक और समझते हैं। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू चूजिंग बॉल इफ द बॉल चूजन इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब ये जो बॉल चूज की थी ग्रीन, वो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ग्रीन बॉल, नहीं ठीक है, मुझे लगता है दैट्स करेक्ट 1/19, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन चूज यूजिंग बॉल फ्रॉम द बैग इफ द बॉल चूजन इज नॉट रिप्लेस्ड, आंसर, ठीक है। अगला, एक सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस और हाइट आपको दे रखी है और वो 80% अपनी कैपेसिटी का भरा हुआ है दूध के साथ। पता है कंटेनर में कितना दूध आ सकता है उसमें वेसल में, उसके लिए तुम्हें वेसल का वॉल्यूम चाहिए होगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है, ठीक है सर, πr² होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पाई की वैल्यू, रेडियस दे रखी है 17.5, तो ये जाएगा 17.5 गुणा 17.5, जिसको तुम 22/7, 17.5 को लिख सकते हो 35/2 गुणा 35/2, और गुणा में हाइट 18 सेंटीमीटर, ये आपके सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। पर ये अपनी कैपेसिटी के कितने 80% तक जो है वो दूध लेके बैठा है। ये अपनी कैपेसिटी के 80% तक दूध लेके बैठा है। तो लो भाई, ये सिलेंडर का वॉल्यूम पर पूरा नहीं भरा हुआ, 80% तक दूध लेके बैठा हुआ है। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम
और उसमें 80% दूध है उसकी कैपेसिटी का, तो ये आ गया कि सिलेंडर के अंदर दूध कितना है। अगर टोटल सिलेंड्रिकल वेसल के 30 क्यूबॉइड वेसल में शिफ्ट कर दिया जाए, तो जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दोनों पता है, तो हाइट निकालनी है बेटा। ये क्यूबॉइडल वेसल होगा, ये क्यूबॉइडल वेसल होगा, ऐसा कुछ क्यूबॉइडल वेसल होगा, ठीक है। इस क्यूबॉइडल वेसल में ऐसे 30 है, तो वॉल्यूम जो है देखो, इतना आपके पास टोटल वॉल्यूम है, इतना परसेंट उसमें दूध है, इस सारे को क्यूबॉइड में शिफ्ट करना है और 30 क्यूबॉइड है। तो उसके लिए भी आपको ये चेक करना है कि क्यूबॉइड के एक क्यूबॉइड में कितना पानी आ सकता है, यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, क्यूबॉइड का लेंथ कितना है, क्यूबॉइड का ब्रेड्थ कितना है, क्यूबॉइड का हाइट कितना है। तो बेटा ऐसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे, 30 क्यूबॉइड लगेंगे, समझना। इतना वॉल्यूम है आपके पास दूध का, और एक क्यूबॉइड का कितना वॉल्यूम है कि ये सारा वॉल्यूम 30 क्यूबॉइड में समा जाए। ये हो गया आपके दूध का वॉल्यूम टोटल का, ये हो गया एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो ऐसे कितने क्यूबॉइड हैं, 30 क्यूबॉइड हैं। टोटल इतने लीटर दूध है, एक जग में इतने लीटर दूध आता है, तो कितने जग यूज होंगे, ये सवाल है। इतनी कैपेसिटी का दूध है, एक क्यूबॉइड में इतना आएगा, तो 30 क्यूबॉइड में कितना आएगा, हाइट निकल आएगी। तो बेटा 7 से गया 5, ये आ गया 4/5, 4 से गया 4, 5 से गया 5, ठीक है। 7 से गया 5, 3 से गया 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो हाइट जो है वो 22 सेंटीमीटर आ गई आपके क्यूबॉइड की। तो आंसर बड़ा आसान था, जस्ट सवाल को देखना और परखना है। मैं तब से इस सवाल के बारे में भी सोच रहा हूं कि कहीं वो ये तो नहीं कहना चाह रहा कि ये वाली द बॉल चूजन इज क्या, नॉट रिप्लेस, कहीं ये तो नहीं कह रहा कि ये ग्रीन बॉल रिप्लेस नहीं की गई। तो अगर ये ग्रीन बॉल के बारे में बोल रहा है, तो 20 में से एक बॉल आपने निकाल ली, 19 बचेंगी, और 19 में से 2 निकालनी है, और दोनों क्या, येलो निकालनी है। तो बेटा ये 2 पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आ रही हैं, बाकी आई होप समझ आ गई हो दोनों। अब गाइस ये एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन है। तो पहले उस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, देन 2 क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्रेन ए और ट्रेन बी स्टेशन पी और क्यू से निकलती हैं और एक दूसरे की तरफ, ए इधर जा रही है और बी इधर जा रही है, क्योंकि ट्रेन ए पी से निकलती है। ये निकलती है बेटा 9:45 पर 54 की स्पीड पर, आधे घंटे में बी निकलती है, यानी 10:15 पर 66 की स्पीड पे, और लिखा है बेटा पी और क्यू x किलोमीटर दूर है, ओके, और 2:35 पे ये दोनों एक दूसरे को मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई 2 ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ जाती हैं, तो स्पीड जुड़ जाती है। पहले तो बस ये देख लो कि 9:45 से 2:35 तक ये कितना चली और ये फिर कितना चली। तो जितना ये चली, जितना ये चली, और कहीं मिलेंगी, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा। ये कितने पे मिली, 2:35 पे ना, तो चेक करो ये 2:35 तक कितना चला। 9:45 से 2:35 का मतलब क्या हुआ, 4 घंटे 50 मिनट। कैसे, समझ लो। 9:45 अगर ना होता, 10 बज रहे होते,
तो 10 बज रहे का मतलब 10 से 2 4 घंटे, 35 मिनट ये रहे और 15 मिनट वो रहे, तो 4 घंटे 50 मिनट। मिनट को आर में कन्वर्ट कर लो तो आ गया 29/6 घंटे ये ट्रेन चली। तो 54 की स्पीड पे 29/6 घंटे में ये कितना किलोमीटर कवर करेगी? 261 किलोमीटर। और ये 10:15 से 2:35 यानी 4 घंटे 20 मिनट। मिनट को आर में बदल दो तो 13/3 घंटे, वो भी 60 की स्पीड पे के 66 की स्पीड पे। तो बेटा 13 गुणा 2 26, 13 गुणा 26 और 2 कितना 28, तो 286 किलोमीटर ये चली, 261 किलोमीटर ये चली, और इन दोनों को जोड़ लो तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 547 किलोमीटर आ गया। अब लिखा है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल टाइम एज टेकन गिवन द अबव कंडीशन ए एंड बी का टाइम टेकन बाय एंड। अच्छा, ओरिजिनल टाइम का डिफरेंस बताओ जितना ए और बी को मिलने में लगेगा और जितना बी को ए को कैच करने में लगेगा सेम डायरेक्शन में। एंड बी हैड स्टार्टेड 2 hours आफ्टर द ट्रेन ए वाइल गोइंग इन द क्या सेम डायरेक्शन। लाइन सुनिए, डिफरेंस बताइए ओरिजिनल टाइम का ऊपर दी गई कंडीशन के हिसाब से। अगर ए और बी जो है वो मिले एक दूसरे को और उस टाइम का जो बी को लगेगा ए को पकड़ने में सेम डायरेक्शन में, अगर बी 2 घंटे बाद चली हो ए से, तो सुन लो भाई, ओरिजिनल टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मीट क्या ईच अदर और गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के अंदर उन दोनों को एक दूसरे में को मिलने में कितना टाइम लगा? 9:45 पे ये चली थी सर, 9:45 पे ये चली थी सर, ये 10:15 पे चली थी सर। अब 9:45 पे जब ये चली सर तो और 10:45 पे ये चली और ये मिली कितने बजे? 2:35 पे। तो वो देखना है। तो ओरिजिनल, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द ओरिजिनल टाइम टेकन एज गिवन अबव इन द कंडीशन टू मीट ए एंड बी। तो बेटा ए और बी को मिलने में दी गई कंडीशन के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? बेटा दी गई कंडीशन ये सारी है कि वो इतने बजे चली, वो इतने बजे चली, 9:45 पे ये चली, 2:35 पे मिले, तो मैक्सिमम टाइम ही गिना जाएगा। तो 4 घंटे और क्या 50 मिनट उनको मिलने में लगेंगे। अब बच्चों सेम डायरेक्शन में बी 2 घंटे पहले चली, बी 2 घंटे बाद चली, सॉरी 2 घंटे बाद। तो ए की स्पीड 54 है, ए 2 घंटे में कितना 108 किलोमीटर कवर कर लेगी। जब ए यहां होगी बी यहां होगी, सेम डायरेक्शन है, बी की स्पीड 66 है, ए की 54 है, 108 किलोमीटर का गैप है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी 9 घंटे लगेंगे सेम डायरेक्शन में। और वैसे कितने लगते हैं? 4 घंटे 50 मिनट एज पर गिवन कंडीशन। तो बेटा अंतर निकाल लेना है दोनों टाइम का कि कितने मिनट का या कितने आवर का अंतर है। ठीक है, और ये आप निकाल सकते हैं इजीली। 40 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और 12 औरतें उस काम को 48 दिन में कर सकती हैं। तो बेटा एक दिन में, तो भाई अगर 40 आदमी लगते हैं 12 दिन में करने के लिए, तो एक दिन में करने के लिए कितने 480 आदमी लगेंगे।
12 औरतें लगती हैं 48 दिन में करने के लिए, तो एक दिन में करने के लिए 12 गुना 48 576 औरतें लगेंगी। तो जब 480 आदमी एक दिन में कर सकते हैं, 576 औरतें एक दिन में कर सकती हैं, तो इनके अगर डेज बराबर हैं तो इनकी एफिशिएंसी भी बराबर होगी। यानी 480 आदमियों की एफिशिएंसी 576 औरतों के बराबर है। तो बेटा 24 पे गया 20, 24 गुना 2 48, 24 चौके क्या 96, 4 पे गया 5, 4 पे गया 6, मैन बाय वुमेन आ गया और एफिशिएंसी का रेशियो 6:5 आ गया। अब आपका टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से। एक आदमी डेली 6 करता है तो 40 आदमी डेली 240 करेंगे। अगर डेली 240 काम हो रहा है और टोटल काम 12 दिन में खत्म हो रहा है, यानी टोटल काम 2880 हो गया। अगर डेली 240 काम हो रहा है, क्योंकि एक आदमी डेली 6 करता है तो 40 आदमी डेली 240 करेंगे। तो अगर डेली 240 काम हो रहा है तो 12 दिन में कितना काम होगा? 2880 काम होगा। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि आपका जो टोटल काम है वो जो है 2880 आ गया। अब कहता सारे मैन काम करना शुरू करते हैं। कितने मैन? 40। ठीक है, एक मैन डेली कितना करता है? 6। तो 40 मैन डेली कितना करेंगे? 240। कहता हर 10 ऑन एवरी नेक्स्ट डे 10 आदमी जाते रहेंगे। सुनते रहना बेटा। पहले दिन कितने आदमी थे? सारे। एक आदमी कितना करता है? 6। तो 40 आदमी कितना करेंगे? 240। तो पहले दिन तो 240 काम होगा। अगले दिन 10 आदमी चले जाएंगे, 30 बचेंगे। एक आदमी 6 तो 30 आदमी 480। अगले दिन 20 आदमी, एक आदमी 6 तो 20 आदमी 120। अगले दिन बचेंगे 10 आदमी, वो करेंगे 60। 4 दिन हो गए और फिर लिखा है सारे मैन तो चले गए फिर 10-10 करके। फिर लिखा है 16 वुमेन रिमेनिंग काम को करने के लिए ज्वाइन करती हैं, तो वो 16 वुमेन रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर देंगी? तो 420 और 120, 540 और 60, 600 काम हो गया। कितने में से? 2880। माइनस कर दो, 2280 काम बचा। एक औरत डेली 5 करती है तो 16 औरतें डेली 80 करेंगी। यानी 16 औरतें डेली 80 काम करेंगी। तो 2280 काम को करने के लिए 28 पॉइंट कितने 5 दिन लगेंगे। एक औरत 5 करती है तो 16 औरतें डेली कितना 80 करेंगी। काम करना है 2280, और अगर डेली 80 काम हो रहा है तो 28.5 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए टाइम एंड वर्क का है, इसको आप ट्राई करिएगा। अब ये देखिए कहता आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है और उनमें रिलेशन बताना है। साफ पता लग रहा है ऐड हो रहा है, तो कितने का गैप 600, कितने का 120, कितने का 30, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 3 करोगे यहां 10 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़कर x का वैल्यू निकल कर आ गया। यहां भी ऐड हो रहा है, 16 है, -2 हो गया, +1 हो गया, तो यहां -2 है, यानी यहां +4 होगा, यहां -8 होगा, यहां +16 है, तो -8 करोगे y का वैल्यू 768। साफ दिख रहा है, 1 से गुना 1 ऐड, 2 से गुना 2 ऐड, 3 से गुना 3 ऐड, तो यहां 4 से गुना और 4 ऐड 616 आ गया आपके z का वैल्यू। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? रिलेशन है x और y बराबर हैं और दोनों z से बड़े हैं।
एक्स और वाई बराबर हैं और दोनों जेड से क्या हैं, बड़े हैं सर। ये रिलेशन आ गया आपका एक्स वाई और जेड में। यहां आ जाओ, 5 है, 10 है, 17 है, ये 5 बढ़ गया, ये 7 बढ़ गया, आगे 9 बढ़ के 26 हो जाएगा। तो इनका टोटल x का 160 आ गया। ये 15 कम हो गया, 20 बढ़ गया, 25 कम हो गया, आगे 30 बढ़ के y का वैल्यू 140। ये 1.5 गुना, ये 2.5 गुना, ये 3.5 गुना, तो ये आधा हुआ होगा, यानी ये z का वैल्यू क्या, 160 रहा होगा। यानी x ग्रेटर देन y और y इज लेस देन क्या, z। ये आपके सवाल का आंसर आ गया। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती किसी भी क्लास में या किसी भी तरीके से। तो ये बात समझ लेना, एकदम एकदम तगड़े तरीके से याद रखना, ठीक है। ओके, अब है डाटा सफिशिएंसी। ये 3 स्टेटमेंट है और आपको बताना है, निकालना क्या है, ये तो कुछ दे ही नहीं रखा भाई। निकालना क्या है ये तो मैंने लिखा ही नहीं, कोई क्वेश्चन होना चाहिए था। हाँ देखो, जैसे क्वेश्चन है ना वैसे ही कोई क्वेश्चन होना चाहिए था। चलो कोई नहीं। 8 आदमी और 6 औरतें काम को 21 दिन में कर सकती हैं, तो 12 आदमी और 9 औरतें कितने दिन में करेंगी। आपके पास एफिशिएंसी होनी जरूरी है, यहां बस बताना है दिमाग लगा के, ठीक है। तो 6 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 42 दिन में। तो 8 आदमी और 6 औरतें 21 दिन में कर सकती हैं, 6 आदमी 42 दिन में। अब दिमाग लगाना, 6 आदमी 42 दिन में, 1 आदमी 7 दिन में, तो 8 आदमी 56 दिन में। 8 आदमी 6 औरतों का पता है, 8 आदमियों का पता लग जाएगा, जिससे औरतों की एफिशिएंसी भी आ जाएगी और मैन की भी एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी पहली स्टेटमेंट से ये सवाल अकेली से ही सॉल्व हो जाएगा, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह दूसरी से भी अकेली से ही हो जाएगा, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये ऑप्शन गलत है, एनी टू, यानी ओनली सी गलत है, यानी नो नीड ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ये तो गलत है। इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे तो होगा ही नहीं सर। मतलब ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और लिखा है या अकेला ए या अकेला बी, ये हो सकता है भाई। अकेले ए से भी हो सकता है, अकेले बी से भी। अब सी देख लेते हैं। कहते एक औरत के द्वारा किए जाने वाला काम 4/7 है डन बाय क्या, ए मैन इन 1 डे। तो मतलब क्या है, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता लग गई, यहां पुट हो जाएगी डन सर। एनी ऑफ देम, किसी से भी, ए से, बी से, सी से, किसी अकेले से सवाल हो जाएगा। तुमको सॉल्व करके दिखाओ, फिर फायदा ही क्या हुआ सर। तो आपको दिमाग लगा लेना है कि अगर मैं आपको बोल दूं ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ए 15 में, तो बी का निकाल लोगे ना। तो उसी तरह 8 मैन और 6 वुमेन का पता है, मैं तुम्हें यहां से 8 मैन का निकाल दे दूं तो वुमेन की एफिशिएंसी निकल जाएगी, मैन की भी आ जाएगी, सवाल हो जाएगा। ठीक है, ये ट्राई करिएगा इसी तरह। ये हमारा पहला सवाल है जिसको हमें बार बार ऐसा आगे पीछे जाकर थोड़ा सा स्पेस को कवर करते हुए करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले नोटिस फटाफट से आपको ये करना है कि भाई 6300 बच्चे हैं, ओके, पढ़ते हुए आए, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है, पढ़ते हुए आए, इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, पढ़ते हुए आए, और बोला एक स्टूडेंट एक ही एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा। तो सारी बात समझ आ गई, सारी बात ये समझ आ गई कि एक हिस्सा तो बनेगा मनीष भाई बॉयज़ का, एक हिस्सा मनीष भाई बनेगा गर्ल्स का, और एक हिस्सा मनीष भाई बनेगा टोटल का। सारी बात समझ आ गई। और
जो 5 क्या दे रखी हैं, एक्टिविटीज दे रखी हैं, उनकी बात हम यहां पर कर लेंगे। एक्टिविटीज सर, ठीक है। तो और उन्होंने एक और बात क्लियर की है, हर बच्चा सिर्फ एक ही एक्टिविटी का हिस्सा बन सकता है। तो उसने तो मज़ा कर दिया एकदम। तो अब तो आप सीधा एक्टिविटी का नाम भी लिख सकते हो। पेंटिंग हो गया, क्विज हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया, एक ही नज़र में याद हो गया सारा, और डिबेट हो गया। ये 5। और टोटल मैंने पढ़ा था कितना है, 6300। अब आपको रेशियो दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का कितना, 5:4। अब मैं बच्चों की तरह लिख के बांटना सिखा सकता हूँ, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। 5 और 4 9, 9 का वैल्यू 6300, 1 का 700, तो 5 का 3500 और 4 का 2800। तो आपके लड़के 3500 और आपकी लड़कियां 2800 आ गई, अगर हम आपके सवाल के पहले पॉइंट की बात करते हैं। हाँ जी, 621 लड़के पेंटिंग में हैं। लो गाइस भाई, 621 लड़के पेंटिंग में हैं। जो लड़के चेस में और कैरम में हैं, उनका रेशियो 5:3 है। जो लड़के चेस में और कैरम में हैं, अच्छा वैसे ये पेंटिंग के लड़के हैं, इसीलिए मैं वापस गया था चेक करने के लिए कि मनीष तूने ये गलत लिखा है, क्योंकि बोल तो वो पेंटिंग रहा था, लड़के तूने लिख दिया टोटल में। अब वो बोला चेस के लड़के और कैरम के लड़कों का रेशियो 5:3 है। तो चेस के लड़के और कैरम के लड़कों का रेशियो 5:3 है, तो मैंने 5:3 कर दिया। एक बात हमेशा याद रखना इस सवाल के बारे में कि कैसलेट डीआई में बस एक ही लाइन को एक ही बार पढ़ना पड़े। अगर आपको एक ही लाइन को बार बार पढ़ना पड़ गया तो फिर थोड़ा सा आपका मजाक बन जाएगा। आप कहेंगे मजाक मतलब, मजाक का मतलब यार ये है, फिर आपको खुद को ही अच्छा नहीं, अंदर से ही फील अच्छा नहीं आएगा कि यार ये क्या है। तो एक ही सवाल की लाइन एक ही बार पढ़नी पड़े, सबसे द बेस्ट पार्ट ये रहता है। एक लाइन एक बार पढ़ी अप्लाई कर दो। अगर ज़्यादा बार पढ़नी पड़ी, 2 बार पढ़ी तो डबल टाइम, 3 बार पढ़ी तो ट्रिपल टाइम, ये देखते रहो। 36% स्टूडेंट क्विज में है, तो बेटा परसेंटेज निकालते हुए 2 0 कटेंगी। 36 गुना 3 108, बच गया 10। 36 गुना 6 216 और 10 कितना 226। तो 2268 बच्चे क्विज के अंदर आ गए। जो लड़के डिबेट में हैं वो 25% है टोटल लड़कों का, यानी 3500 का 25% निकालें तो 875 आ गया। ये लड़के आपके डिबेट में हैं। जो लड़कियां क्विज में हैं वो 640 हैं। जो लड़कियां क्विज में हैं वो 640 हैं। जो 150 कम है कैरम की लड़कियों से। ये 640 कैरम की लड़कियों से 150 कम है, तो कैरम की लड़कियां 790 आ गई। अगर 2268 में से 640 को माइनस कर दिया तो 1628 आ गया। अब 3500 टोटल है, 1 2 और 3, इन तीनों का टोटल आपको पता है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो 621 और 875 1496 और 1600 क्या है साथ में 28, तो जोड़कर आ गया 3124। 3500 में से 3124 को क्या कर दोगे माइनस, तो 376 टोटल आ गया। 3:5 का, तो 3 और 5 8, 8 का वैल्यू 376, 1 का वैल्यू 47, तो 3 गुना 47 141 और 5 गुना 47 235। तो लो भाई, ये 141 और ये 235 निकल कर आ गया। 141 और 235 निकल कर आ गया। अब बोला जो लड़कियां चेस में हैं
वो 186 ज़्यादा हैं लड़कों से सेम। तो जो लड़कियां चेस में हैं वो लड़कों से 186 ज़्यादा हैं, यानी कि 421। इसमें 186 जोड़कर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल पेंटिंग में 816 बच्चे हैं। लो भाई 816, 621 को 816 में से क्या कर दो, माइनस। और बेटा 2800 में से इन सबको माइनस करोगे तो डिबेट की लड़कियां भी आ जाएंगी और टोटल सबके आ ही जाएंगे। अब वो आपसे 5 सवाल पूछेगा जिनका आंसर आप बड़े इजीली दे सकते हो। आई एम डैम श्योर सर, क्योंकि बहुत आसान सी बात है इनका आंसर निकालना। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, ईजिली आप इनका आंसर निकाल कर दे सकते हो सर। तो ये था आपका कैसलेट डीआई, बिल्कुल लो कैलकुलेशन, बिल्कुल ज़ीरो कैलकुलेशन। आपने देखा मुझे बार बार आगे पीछे जाना पड़ रहा था, फिर भी मैंने कितनी जल्दी कर लिया, ये सोचना ज़रूर। आगे भी दिखाता हूँ आपको यही चीज़ सर, ठीक है। ये वाला आप ट्राई करेंगे, ठीक है, डन। ईजी है, वैसा ही सवाल है, बट उसमें करना क्या, देखो जजमेंट कैसे करनी है। ठीक है जी, 7200 बच्चे हैं, बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो है 6, बीटेक हैं, ठीक है। अब सीधा लाइन पे आओ, 22%, ये सब नहीं करना। 22% ऑफ टोटल स्टूडेंट बीटेक, 22% टोटल बच्चों का नैनो टेक्नोलॉजी, 16% लड़कियां कंप्यूटर साइंस, 18% लड़के मैकेनिकल, लड़कियां सिविल की 30% हैं, लड़कियां कंप्यूटर साइंस। ऐसे पूरी लाइन ही नहीं पढ़नी, मक्खन मलाई उठाना है, बस मुद्दे की बात उठानी है। चलो अब जैसे ये सवाल है, ये 3 हाईवे दे रखे हैं, 3 दिन दे रखे हैं। लो जी, मुझे पता लग गया कि सवाल क्या है। सवाल है, ये 3 हाईवे की बात की गई है, ठीक है सर। ये रहे आपके 3 हाईवे, और 3 हाईवे की बात की गई है 3 दिनों में, मंडे ट्यूसडे, आई थिंक मंडे ट्यूसडे है ना, हाँ, मंडे ट्यूसडे और वेनसडे। लो भाई टेंशन ही ख़त्म सर। अगर कोई टोटल का जिक्र करेगा तो यहाँ लिख लेंगे, और इधर से कोई टोटल का जिक्र करेगा तो यहाँ लिख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जजमेंट होती है। अब तुम्हें पता लग गया कि ये तो है एक्स वाई जेड, तो क्या है, हाईवे हैं, और ये दिन है, तो तुम्हें मुद्दे की बात पढ़नी है, ये नहीं पढ़ना नंबर हो, क्योंकि वो बात ही किसकी कर रहा है, व्हीकल की बात कर रहा है जो 3 हाईवे पे चल रहे हैं। तो मुद्दे पे आओ, कहता हाईवे एक्स मंडे 3/5 है। हाईवे वाईवे भी मत पढ़ो, क्योंकि हाईवे भी एक्स वाई जेड है ही, हमें पता है। तो मुद्दे पे आओ, एक्स मंडे 3/5 है एक्स वेनसडे का। एक्स मंडे एक्स वेनसडे का 3/5 है, मतलब ये 5x हो गया, तो ये क्या हो गया, 3x हो गया, क्योंकि ये इसका 3/5 है। एक लाइन एक ही बार पढ़ेंगे, देखना आपको रिजल्ट भी मिलेगा अच्छा। ओके, y मंडे और z मंडे का रेशियो 9:10 है। y मंडे और z मंडे का रेशियो 9:10 है। y मंडे और z मंडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। कहता ट्यूसडे को x और z का जो एवरेज है वो y के बराबर है। ट्यूसडे को x और z का जो एवरेज है वो y के बराबर है। तो अगर x और z के नीचे y आ गया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी x और z अपॉन y इक्वल टू 2/1। देखिए एक लाइन एक ही बार पढ़नी, अप्लाई करनी है, टाइम आपको पता भी नहीं लगेगा कितनी जल्दी सवाल हो गया। बोला x और z का एवरेज y के बराबर है, वो भी कब, ट्यूसडे सर, ट्यूसडे, यानी x और z के नीचे y आ गया तो 2/1 आ जाएगा। अब बोला है कि तीनों हाईवे का टोटल ट्यूसडे को 12,000 है। लो भाई रेशियो दे रखा है, टोटल कितना आ गया ट्यूसडे का, 12,000। कौन से हाईवे का, तीनों हाईवे का। तो 2 और 1 3, 3 का वैल्यू 12, 3 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 4,000। तो y का डाटा आ गया कितना बेटा, 4,000। लीजिए भाई y का डाटा 4,000।
अब प्यारे बच्चों, कहता नंबर ऑफ व्हीकल, ये सब देखिए फिर से मैं गलती करने लग पड़ा था, ये पढ़ना ही नहीं, मुद्दे पे आओ। जेड ट्यूसडे 25% ज्यादा है वाई मंडे से। जेड ट्यूसडे 25% ज्यादा है वाई मंडे से। जेड ट्यूसडे वाई मंडे से, तो 9 का 25% होता है 2.25, तो इससे 2.25 ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, 11.25। ठीक है, अब बोला वाई मंडे ट्यूसडे वेनसडे का रेशियो 18-20-27 है। वाई का, ये वाई मंडे ट्यूसडे वेनसडे, तो वाई मंडे ट्यूसडे और वेनसडे, वाई मंडे ट्यूसडे और वेनसडे, तो वाई का ट्यूसडे आपको दे रखा है 4000, तो 20 का वैल्यू 4000, एक का वैल्यू 200, एक का वैल्यू 200, तो 18 का वैल्यू 3600 और 27 का वैल्यू कितना 5400। तो लो भाई, वाई का वेनसडे आ गया, इसकी वैल्यू 3600 आ गई, तो 9 वाई की वैल्यू 3600 आ गई, तो एक वाई की वैल्यू 400 हो गई। जब एक वाई की वैल्यू 400 है, तो 10 वाई की वैल्यू, ये तो 3600 आ गया था, एक वाई की वैल्यू 400 है, तो 10 वाई की वैल्यू 4000, एक वाई की वैल्यू 400 है, तो यहाँ 400 पुट कर दो, ये 4500 आ गया। 11.25 वाई का मतलब क्या आ गया, 4500 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा लोग लिखा है कि जेड वेनसडे 11/4 है एक्स मंडे का। जेड वेनसडे एक्स मंडे का 11/4 है, पर अभी इसके बारे में बताया नहीं। कहता एक्स मंडे ट्यूसडे वेनसडे 3300 एवरेज है। ठीक है, एक्स मंडे ट्यूसडे, अच्छा पहली बात, ये 4000, ये 4500, टोटल 12000, तो 8500 को 12000 में से माइनस किया, ये 3500 आ गया। अब बोला एवरेज एक्स का मंडे ट्यूसडे वेनसडे 3300 है, यानी एवरेज 3300 है, तो टोटल 9900। 9900 में से 3500 को कर दो माइनस, 6400 बच गया, 6400, 6400 टोटल बच गया इन दोनों का, तो 8 का वैल्यू 6400, एक का वैल्यू 800, तो 3 का वैल्यू 2400 और 5 का वैल्यू कितना 4000। लो भाई ये भी डन। और अब क्या बोला था, जेड वेनसडे एक्स मंडे का 11/4 है, चाहे पढ़ लो तुम। क्या बोला था, जेड वेनसडे 11/4 है एक्स मंडे का, तो इसका 11/4 कितना आएगा भाई, 6600। डन सर, आपका सवाल सॉल्व हो गया। हम लोग को अक्सर लगता है कि हम किसी लायक नहीं है, पर हमसे ज़्यादा लायक कोई और है भी नहीं सर। हम लोग को अक्सर ये लगेगा कि हम में वो दम नहीं है, हमसे ज़्यादा दम भी किसी में नहीं है सर। अगर हम सोच लेना कि मुझे करना है, तो फिर सर ना तो हमसे ज़्यादा कोई लायक है और ना हमसे ज़्यादा किसी के अंदर दम है जो हमें हरा पाए सर। बट अगर हम सोच लें कि हमसे ज़्यादा लायक कोई नहीं है, तो सच में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमसे ज़्यादा लायक हो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है, देखिए मुद्दे की बात पढ़ेंगे। बर्गर पिज्ज़ा ए और बी कंपनी मंडे और संडे। लो भाई, बर्गर और पिज्ज़ा दो कंपनियां ए और बी, दो कंपनियां ए और बी, और इधर से दिन क्या थे, मंडे और संडे। लो भाई गाइस, ये आपका सवाल है जो हम लोग को सॉल्व करना है, बात खत्म सर। ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे ही आप पढ़ा करोगे आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार बनाना क्या है, मुद्दा क्या है। चलो शुरू करते हैं। अब भी मुद्दे की लाइन पढ़नी है। कहता बर्गर ए, और सारे की सारी चीजें क्या की हैं, बेची गई हैं, तो सोल्ड पढ़ने की बात ही नहीं। कहता बर्गर ए मंडे 20% ज्यादा है पिज्जा ए मंडे से। बर्गर ए मंडे पिज्जा ए मंडे से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर ये 5 है
तो ये 1 ज़्यादा होकर कितना 6 हो गया। तो बर्गर ए मंडे, बर्गर ए पिज्ज़ा से, सॉरी पिज्ज़ा ए मंडे से 20% ज़्यादा है। ठीक है, आगे बर्गर ए मंडे बराबर हैं बर्गर बी मंडे के। बर्गर ए मंडे बर्गर बी मंडे के बराबर है सर। कहता पिज्ज़ा बी मंडे आधा है बर्गर बी मंडे का। पिज्ज़ा बी मंडे, पिज्ज़ा बी मंडे बर्गर बी मंडे का आधा है। लो सर, पिज्ज़ा बी मंडे बर्गर बी मंडे का आधा है। कहता बर्गर ए संडे बराबर है पिज्ज़ा बी संडे। बर्गर ए संडे, बर्गर ए संडे पिज्ज़ा बी संडे के बराबर है। बर्गर ए संडे पिज्ज़ा बी संडे के बराबर है। देख लो, बर्गर ए संडे, बर्गर ए संडे बराबर है पिज्ज़ा बी संडे, पिज्ज़ा बी संडे। ठीक है, ऐसे भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हो अगर डाउट लगे तो। पिज्ज़ा ए संडे 40 ज़्यादा है बर्गर ए संडे से। पिज्ज़ा ए संडे बर्गर ए संडे से 40 ज़्यादा है, तो वो y, तो ये y प्लस 40। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे करना होता है। पिज्ज़ा ए संडे, पिज्ज़ा ए संडे 40 ज़्यादा है बर्गर ए संडे से। यहां तक डन। कहता एवरेज पिज्ज़ा ए और बी का मंडे को 120 है। एवरेज पिज्ज़ा ए और बी का मंडे को 120 है। एवरेज 120 है तो टोटल 240। 8 का वैल्यू 240, 1 का 30, तो 5 का 150, 30 का 90। अगर 5x का वैल्यू 150 है तो 1 का 30, तो 6 का 180 और 6 का 180। कहता एवरेज पिज्ज़ा ए और बी का संडे को ये रहा। एवरेज पिज्ज़ा ए और बी का संडे को 84 है, तो टोटल 168। तो y प्लस वाई, 2y प्लस 40 का वैल्यू 168, तो 2y का वैल्यू 128, y का वैल्यू 64, तो y 64, ये 104, y 64, ये वैल्यू खाली है, तुमको ढूंढ के लाओ। जब इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं गया तो मैं मेरे भाई कहाँ से ढूंढ के लाऊं, खुद सोचो कि कुछ बोलता इसके बारे में। अब तुम देखो मैंने कितनी जल्दी सवाल को सॉल्व कर लिया, हार्डली 1 से 2 मिनट के बीच बीच में, हार्डली। और अगले 5 सवाल भी हार्डली आप 1-1.5 मिनट के अंदर निकाल कर टनाटन साइड। तो जस्ट याद रखें कि कुछ भी पॉसिबल है और जितनी मर्जी जल्दी पॉसिबल है। तो ये सवाल और ये सवाल आप लोग ट्राई करिएगा। इनका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में दोनों का ज़रूर करूँगा। तो जस्ट फॉलोस ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करना नहीं भूलना। धन्यवाद, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। और अगली वीडियो जो है वो मेरी नंबर सीरीज़ पे रहेगी, जिसमें मैं आपको नंबर सीरीज़ के प्यारे प्यारे सवाल रॉन्ग वन आउट से उठाकर करवाऊंगा। तो मिस नहीं करना। मिलते हैं।